हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने विलायक के बारे में जाना था कि विलायक किसे कहते हैं। अब हमें पढ़ना है विलायक के प्रकार कि विलायक कितने प्रकार का होता है, या फिर विलयन के प्रकार जो है इसी में देखेंगे कि विलयन कितने प्रकार का होता है। तो विलयन के जो प्रकार की बात करें तो विलयन को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, या ऐसा कहें कि विलयन को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। विलयन का वर्गीकरण, विलयन का जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः तीन रूपों में किया गया है या तीन प्रकारों से किया गया है। वो कौन कौन से हैं तो आइए देखते हैं। विलयन का वर्गीकरण, देखो विलयन का वर्गीकरण जो है तो विलयन को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है या तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। विलयन का जो सबसे पहला प्रकार है वो है अवयव के आधार पर। अवयव के आधार पर। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा क्या है? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर। और जो विलयन का या विलायक जो है इसका तीसरा प्रकार जो है वो है सांद्रता के आधार पर। किस चीज के? तो सांद्रता के आधार पर। देखो, पहला प्रकार अवयव के आधार पर। अवयव मतलब होता है कोई भी पदार्थ। पदार्थ के आधार पर हम विलयन को कितने प्रकारों में बांटेंगे। दूसरा विलयन का जो वर्गीकरण है वो भौतिक अवस्था के आधार पर किया जाता है, और तीसरा वर्गीकरण जो है वो सांद्रता के आधार पर किया जाता है। पहला जो है अवयव के आधार पर जो है बात करते हैं, तो अवयव के आधार पर विलयन जो है तीन प्रकार का होता है। अवयव के आधार पर विलयन होता है तीन प्रकार का। तीन में पहला आता है आपका ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन। जो इसका दूसरा प्रकार होता है वो होता है द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन। और जो तीसरा प्रकार होता है यह होता है आपका गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। ये जो तीन प्रकार हैं, ये तीन प्रकार तो हो गए आपके अवयव या पदार्थ के आधार पर। तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो ठोसीय विलयन। हैं तो ये बोलेंगे आप नौ प्रकार के हैं। नौ प्रकार में कौन कौन से हैं? कुछ विलयन तो ऐसे होंगे जिसमें ठोसीय विलायक होगा। कुछ विलयन ऐसे होंगे जिसमें द्रव विलायक होगा। और कुछ विलयन ऐसे होंगे जिसमें हमारी गैस विलायक का काम कर रही होगी। तो जो विलायक है इसमें हम पहला आधार लेते हैं। कौन सा विलायक? तो ठोस विलायक। विलायक पदार्थ ठोस होगा, ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ क्या हो? ठोस हो। क्या चीज होगी? विलायक पदार्थ ठोस होगी।
जब एक बार हम ठोस को विलायक पदार्थ लेंगे तो विलेय में एक बार तो इस ठोस में घुलेगा क्या, ठोस ही घुलेगा। एक बार क्या चीज घुलेगी, ठोस घुलेगी। एक बार इसी ठोस पदार्थ में हम घोल देंगे द्रव को, द्रव को, और अगली बार इसी ठोस पदार्थ में हम घोल देंगे किसको, तो भाई साहब अगली बार घोलेंगे हम गैस को। पहले विलायक हम ठोस ले रहे हैं, ठीक है, इस ठोस विलायक में पहले हम ठोस को घोल रहे हैं, उसके बाद द्रव को घोल रहे हैं, उसके बाद गैस को घोल रहे हैं। अब आप जैसे ही ठोस पदार्थ में किसी ठोस पदार्थ को घोलते हो तो बनता क्या है, तो वो लिखो आप यहाँ उदाहरण के तौर पर। वो क्या लिखना है हमें उदाहरण में, देखो जैसे ही आप ठोस पदार्थ को ठोस पदार्थ में घोलते हो तो क्या बनता है। आपने मिश्र धातुएं तो देखी होंगी, जो स्टील के बर्तन होते हैं, सीधा सा बोलने का मतलब है जो स्टील के बर्तन हो गए या हवाई जहाज के पंखे हो गए, तो ये एक ठोस पदार्थ है या नहीं है, बताइए। ठोस पदार्थ है, तो जो स्टील हुई क्या वो एक ही धातु से मिलकर बनी होती है या दो अलग अलग धातुएं होती हैं, तो आप कहोगे कि स्टील दो धातुओं से मिलकर बनता है। स्टील जो है दो धातुओं से मिलकर बना होता है, तो उसी को हम बोलते हैं जब ठोस विलायक होता है और ठोस विलेय होता है, तो वो होता है हमारा स्टील। तो इसका उदाहरण में हम या तो स्टील लिख लेंगे या लिख लेंगे हम मिश्र धातुएं। क्या चीज हो गई, ये होती हैं मिश्र धातुएं। जब कोई भी ठोस पदार्थ किसी दूसरे ठोस पदार्थ में मिलाया जाता है तो वहां पे बनती है हमारी मिश्र धातुएं। इतना है समझ में। अब बात करते हैं हम जब ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में घोलते हैं, क्या चीज करते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ हम जब द्रव में घोलते हैं तो क्या चीज बनती है। कोई ठोस पदार्थ जब हम द्रव में घोलेंगे, जैसे आपने चांदी तो सबने देखी होगी, चांदी, बताओ अब चांदी ठोस है या द्रव है। चांदी जो होती है आभूषण वाली पहनने वाली जो चांदी होती है वो ठोस होती है या द्रव होती है, बताओ। अब बोलोगे ठोस होती है। चांदी ठोस पदार्थ हो गया जो विलायक का काम करता है। यहीं पे अगर हम इसके साथ में पारा ले लें, चांदी और पारा, तो पारा क्या चीज है, तो पारा कमरे के ताप पर जो है द्रवित अवस्था में होता है। चांदी भी धातु है और पारा भी धातु है। ये दोनों धातुएं हैं, दोनों, एक आपकी ठोस अवस्था में है और एक कैसी है, तो एक आपकी द्रवित अवस्था में। तो हम कह सकते हैं कि जो विलायक ठोस है और विलेय द्रव है। यहाँ पे चांदी ठोस है और क्या है आपका जो है विलेय वो द्रव है। अब आप ठोस पदार्थ, एक तो विलायक आप ठोस ही लेंगे और दूसरा लेते हैं आप विलेय गैस। ये कौन सी स्थिति हो गई भाई, आप एक तो ठोस ले रहे हैं, विलायक ठोस ले रहे हैं, और उसकी क्रिया जब आप गैस के साथ करवाओगे तो आपने ये क्रिया देखी होगी कि हाइड्रोजन गैस जो है जब भी किसी धातु के संपर्क में आती है तो उस धातु का क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है, धातु का क्षरण होने लगता है, और इस स्थिति को हम बोलते हैं गैसों पर अधिशोषण। क्या बोलते हैं इसे, गैसों का या गैसों पर अधिशोषण। अधिशोषण का सीधा सा मतलब होता है हटना। अधिशोषण, अधिशोषण का मतलब ही होता है हटना। अधिशोषण का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है हटना। तो जब भी कोई ठोस पदार्थ हम लेते हैं और उसमें गैस, या नॉर्मली से जो बोले हम हीलियम गैस की बात करते हैं, तो उस स्थिति में एक केस बनता है, वो कहलाता है हमारा गैसों का अधिशोषण। ये तो आपने देख लिया कि जब हम विलायक में ठोस लेते हैं और विलायक में ठोस द्रव गैस लिया तब ये चीज बनी। जैसे विलायक में हमने ठोस लिया, विलेय में ठोस लिया, तो क्या चीज बनी, मिश्र धातु बन गई। जब हम विलायक में ठोस लेते हैं और विलेय में द्रव लेते हैं तो आप एक विलयन देखते हो, चांदी के ऊपर जो है हम पारा चढ़ा देते हैं, या जो किसी लोहे की धातु के ऊपर हम क्या करते हैं, चांदी की परत चढ़ा देते हैं या सोने की परत चढ़ा देते हैं। तो वो आपका यही होता है ठोस और द्रव का विलयन, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जो है धातुओं का या लोहे का गैल्वनीकरण, उसी को बोला जाता है। जब हम विलायक के स्थान पर ठोस लेंगे और विलेय में हम गैस लेते हैं तो एक स्थिति बनती है जिसे बोलते हैं गैसों का अधिशोषण। क्या होता है, गैसों का अधिशोषण। इसमें मुख्यतः जो है हीलियम गैस प्रयोग में ली जाती है। अब हम बात करते हैं जब विलायक के स्थान पर हम द्रव ले लें। अभी तो हम विलायक में ठोस ले रहे थे, अब जब विलायक के स्थान पर हम द्रव लेंगे तो देखो क्या क्या कंडीशन बनेगी। जब हम इसमें द्रव लेते हैं तो आपको विलेय क्या करना है, विलेय में फिर से तीनों चीजें लेनी है। एक बार आपको विलेय ठोस लेना है, एक बार विलेय आपको द्रव लेना है, और एक बार विलेय क्या चीज लेनी है, तो गैस लेनी है। आपने तीनों चीजें ले ली। जब हम द्रव को ठोस अवस्था में मिलाते हैं, जब भी हम किसी द्रव को ठोस अवस्था में मिलाएंगे तो आप इसका केस बताओ क्या बन सकता है, बताओ।
जब भी हम किसी द्रव को किसी ठोस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोचो आप, किसी भी द्रव को हम ठोस में मिला रहे हैं तो क्या चीज बनेगी? दूसरा केस इसका बनता है कि जब हम द्रव को द्रव में मिलाते हैं तो क्या बनता है? कोई भी द्रव हमने किसी दूसरे द्रव में जाके मिला दिया, तब क्या बनेगा? और तीसरा केस इसका यही होता है कि जब हम द्रव को किसी गैस के साथ मिलाएंगे तो क्या चीज बनेगी? सोचो आप तीनों चीजें, और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में तीनों के आंसर बता दो कि जब द्रव को हम ठोस में मिलाएंगे, और द्रव को द्रव में मिलाएंगे, और द्रव को गैस में मिलाएंगे तो क्या चीजें बनेंगी? बताओ आप लोग, जब तक देख रहे हैं हम। हाँ, जल्दी बताना है, जल्दी से बताओ। द्रव को ठोस में मिलाना है, द्रव को द्रव में मिलाना है, और द्रव को गैस में मिलाना है। बताओ। हम्म, ठीक है। देखो आप, जब हम द्रव को ठोस में मिलाते हैं, आप लोग शरबत तो पीते हो ना, या नहीं पीते? बताओ। शरबत तो सब लोग पीते हो, नहीं पीते? पीते हो, है ना? तो जब हम द्रव को ठोस में मिला रहे हैं तो द्रव क्या चीज होती है? पानी हो गया। द्रव क्या चीज हो गई? आपका जल हो जाता है। जैसे द्रव हमने जल ले लिया। अब आपको शरबत बनाना है तो जल में हम क्या चीज मिलाएंगे? या तो हम शक्कर मिला देंगे। नॉर्मली से अगर आप मीठा पसंद करते हो तो जल और शक्कर का शरबत ही पीना पसंद करोगे। तो जल में क्या चीज मिला रहे हैं हम? शक्कर मिला रहे हैं। और शक्कर आपका क्या ठोस है या द्रव है? बताओ। शक्कर ठोस है या द्रव है? तो आप कहोगे कि शक्कर क्या है? शक्कर एक ठोस पदार्थ है। तो हमने द्रव विलायक ले लिया द्रव, और विलेय ले लिया ठोस। तो जल प्लस शक्कर का जो विलयन बना, जल प्लस शक्कर का जो विलयन बना, वो आपका हो गया क्या? द्रवीय विलयन। अब हम द्रव को जब द्रव में मिलाते हैं, जब द्रव को द्रव में मिलाते हैं तो क्या चीज बनेगी? एक तो आप वो केस बनाओगे कि द्रव में नींबू मिला दोगे, या जल में नींबू का रस मिला दिया। या दूसरा केस ये बन सकता है कि आप जल में क्या चीज मिला दो? एल्कोहल मिला दो। एल्कोहल से मतलब होता है एथिल एल्कोहल। क्या चीज? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, इसी को बोला जाता है शराब। ये चीज मिला दो तो आपका जल और ये भी जल, दोनों लिक्विड हो गए। द्रव अवस्था ये भी हो गई, और द्रव अवस्था आपका एथिल एल्कोहल भी हो गई। तीसरी कंडीशन आप देखो, जब द्रव के साथ हम गैस मिलाते हैं तो क्या चीज बनती है? द्रव के साथ गैस। बताओ। कोल्ड ड्रिंक्स सब लोग पीते हो या नहीं पीते? कोल्ड ड्रिंक्स सब लोग पीते हो, पेप्सी वगैरह जो आती है वो पीते हो ना? तो वो आपका यही विलयन होता है, द्रव के साथ गैस। उसके अंदर मिली होती है आपकी कौन सी गैस रहती है? बताओ आप। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस आती है? कोल्ड ड्रिंक्स में जो गैस आती है वो आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है उसमें? उसके अंदर भरी जाती है अधिक दाब के साथ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वही विलयन होता है आपका द्रव और गैस का विलयन, जिसमें सोडा वाटर भी आता है, आपकी पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आती हैं। ये तो आपके 6 प्रकार हो गए। देखो, एक तो आपका ये वाला हो गया, द्रव के ठोस के साथ आपने ठोस मिला दिया, एक हो गया। ठोस के साथ आपने द्रव मिलाया, दो हो गए। ठोस के साथ आपने गैस मिलाया तो 3 प्रकार हो गए। चौथा प्रकार आता है आपका द्रव के साथ जब आप ठोस मिलाते हो तो 4 हो गए। पांचवा प्रकार आता है द्रव के साथ आपने द्रव मिला दिया। और छठा प्रकार आता है द्रव के साथ आपने क्या चीज मिला दी? द्रव के साथ आपने मिलाई यहाँ पे गैस। अब देखो आप सातवां प्रकार। सातवां प्रकार क्या होगा इसका? देखो आप, सातवें प्रकार में आपने दो चीजें तो यहाँ पे ले ली हैं। अब आपके पास बचती है तीसरी, कौन सी? तो गैसीय अवस्था। जब आप विलायक के रूप में गैस को लेते हो तो यहाँ पे विलेय के रूप में आप फिर से ठोस को ले लोगे। एक बार आपने ठोस लिया, एक बार आपने द्रव लिया, और एक बार आपने क्या चीज ले ली? गैस ले ली। अब देखो, जब आप गैस में ठोस को मिलाते हो, गैस में ठोस को मिलाते हो, तब बनता है आपका एक पॉल्यूशन वाला जो है प्रोडक्ट होता है, जिसे हम लोग धुआं कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? धुआं। धुआं तो सब लोग ने देखा ना,
या नहीं देखते हो? बताओ। वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है, घरों में चूल्हों से निकलने वाला धुआं होता है, जो लकड़ी के चूल्हे होते हैं उनसे भी निकलता है, वो आपका गैस और ठोस का विलयन होता है। दूसरा, आप गैस के साथ जब द्रव मिलाते हो तो आपका क्या चीज बनती है? तो जो ठंडियों के टाइम में आपका होता है उसे हम बोलते हैं कोहरा। क्या बोलते हैं? कोहरा। या बोल सकते हैं आपकी गैसों के साथ जलवाष्प का होना, वायु के साथ जलवाष्प का होना, वो होता है गैस और द्रव का विलयन। और जो तीसरा विलयन है वो आपका गैस और गैस का होता है, जिसमें आपकी सभी गैसों का मिश्रण आ जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल एयर बोलते हैं या फिर वायु कहते हैं। वायु। वायु में सभी गैसें हैं, देखो, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, हीलियम भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। सभी गैसों का मिश्रण है, तो उसमें गैस और गैस का मिश्रण जो होता है वो कहलाता है क्या? वायु। देखो, एक तो आपने पढ़ा ठोस और ठोस का, पहला विलयन जो बनेगा वो ठोस और ठोस का बनेगा, और उससे क्या बनेंगी? हमारी मिश्र धातुएं। दूसरा विलयन बनेगा ठोस के साथ, जैसे ही आप द्रव को मिलाओगे वो आपका चांदी और पारा, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तीसरा बनता है ठोस और गैस का, जिसमें गैसों के ऊपर अधिशोषण होता है। चौथा बनता है आपका द्रव और ठोस का, जिसे आप शरबत बोलते हो। पांचवा जो विलयन बनेगा वो बनेगा द्रव और द्रव का, जिससे आप जल और एथिल अल्कोहल का विलयन बोल देंगे। छठा विलयन जो बनेगा वो बनेगा आपका द्रव और गैस का, जिसे हम सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बोलते हैं। सातवां विलयन बनता है आपका गैस और ठोस का, जिसे हम धुआं बोलते हैं। आठवां विलयन जो बनता है वो बनता है गैस और द्रव का, जिसे हम कोहरा बोलते हैं। और जो नौवां विलयन बनता है वो बनता है हमारा गैस और गैस का, जिसे हम क्या बोलते हैं? वायु बोलते हैं। ये 9 प्रकार हो गए आपके भौतिक अवस्था के आधार पर। विलयन के प्रकार कितने हो गए? टोटल 9 हो गए। देखो, आपने विलयन का जो वर्गीकरण पढ़ा था उसमें आपने 3 प्रकार से पढ़ा था। अवयव के आधार पर, दूसरा भौतिक अवस्था के आधार पर, तीसरा सांद्रता के आधार पर। अवयव के आधार पर आपने कितने पढ़े? तो 3 प्रकार पढ़े। कौन कौन से? ठोसीय अवस्था, गैसीय अवस्था और द्रवीय अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर आपने कितने पढ़े? तो ये 9 प्रकार पढ़े। अब बारी आती है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार की। तो बढ़िया से एक हेडिंग डालो, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। डालो एक हेडिंग, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन के कितने प्रकार बताए थे अभी? पीछे बताए थे, देखो। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार ये हैं। सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार बताए थे? 5 प्रकार। तो लिखो, सांद्रता के आधार पर विलयन के कितने प्रकार हो गए? तो सांद्रता के आधार पर जो विलयन के प्रकार हैं वो हैं 5। कितने प्रकार हो गए? तो वो विलयन हो गया हमारा 5 प्रकार का। देखो, 5 प्रकार कौन कौन से? इसमें सबसे पहला प्रकार जो आता है वो आप लोग डेली देखते हो। डेली देखने का मतलब, आप लोगों ने कुछ ऐसे जो है विलयन देखे होंगे जो अधिक गाढ़े होंगे, कुछ ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज्यादा पतले विलयन होंगे। तो पहला प्रकार आपका इसी के ऊपर जो है निर्भर करता है, वो होता है हमारा कौन सा प्रकार? तो उसे बोलते हैं हम सांद्र विलयन। कौन सा विलयन बोलते हैं? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में जो सांद्र शब्द है, इस सांद्र शब्द का मतलब होता है गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा। सांद्र शब्द का मतलब ही होता है हमारा गाढ़ेपन से। और कोई भी विलयन गाढ़ा कब होगा बताओ? परिभाषा आप थोड़ी सी याद करो विलयन में जाके, या फिर हम जिससे विलयन के अंदर आपने 2 घटक पढ़े थे, विलायक और विलेय। तो विलायक और विलेय की आप परिभाषा याद करो थोड़ा सा। विलायक हम किसे कहेंगे? जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा, जिसकी मात्रा कम होगी जो विलेय होगा। जिसकी मात्रा कम होगी वो पदार्थ हमेशा घुलने वाला होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो हमेशा घुलने वाला होगा। तो विलायक में या जो सांद्र विलयन है हम इसमें बात करेंगे। तो एक ऐसा विलयन, सांद्र विलयन कौन से विलयन होते हैं? वे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, या जो विलयन गाढ़े होते हैं वो कहलाते हैं सांद्र विलयन। परिभाषा लिखो आप, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिसमें जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है।
विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। वो क्या कहलाते हैं? सांद्र विलयन कहलाते हैं। विलेय पदार्थ की मात्रा जब अधिक होगी तो फिर विलायक की मात्रा कैसी हो गई? बताओ। जब विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक है तो विलायक की मात्रा कम होगी। तो विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तथा विलायक की मात्रा कम होती है। विलायक की मात्रा कम होती है, वो कहलाते हैं आपके सांद्र विलयन। या आप ऐसा कह दो कि वे विलयन जिसमें घुलने वाले पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है और घोलने वाले पदार्थ की मात्रा कम होती है, वो हमारे सांद्र विलयन कहलाते हैं। इसी के अंदर आप दूसरी हेडिंग डालो जिसे बोलते हैं हम तनु विलयन। कैसे विलयन? तनु विलयन। तनु विलयन। और तनु शब्द का जो मतलब होता है वो होता है पतला। क्या चीज होता है? पतला। देखो, सांद्र का मतलब गाढ़ा हो गया और तनु का मतलब क्या हो गया? तो तनु का मतलब होता है पतले से। अब जब विलयन हमें पतला बनाना है तो क्या करोगे? आप पानी ज्यादा डाल दोगे। विलयन को हमें पतला करना है तो क्या हम करेंगे? पानी को ज्यादा डाल देंगे। और पानी आपका क्या चीज है? विलायक है या विलेय? तो आप कहोगे कि हमने नोट लगा के लिखा था कि पानी हमेशा विलायक होता है। क्या होता है? पानी हमेशा विलायक होता है। तो इसमें लिखो ऐसे विलयन जिसमें ऐसे विलयन जिसमें विलायक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। ऐसे विलयन जिसमें जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलायक की क्या चीज अधिक होगी? तो विलायक की मात्रा अधिक होगी, अधिक होती है। तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है तथा विलेय की मात्रा कम होती है। विलेय की मात्रा कम होती है। विलेय की मात्रा कम होती है। तो वो चीज हो गई हमारी जो है तनु, या हम इसी को बोल देंगे पतला विलयन या फिर तनु विलयन। ये दो पॉइंट आपको समझ में आए। सांद्र विलयन क्या होगा? जिसमें हम विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा ले लें और विलायक पदार्थ की मात्रा कम लें। तनु विलयन क्या होंगे? जिसमें हम विलायक पदार्थ की मात्रा ज्यादा ले लें और विलेय पदार्थ की मात्रा कम लें, वो होगा हमारे तनु विलयन। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर हम बात करते हैं तीसरे विलयन के बारे में, जो कि होता है हमारा संतृप्त विलयन। तीसरा विलयन हमारा कौन सा है? तो संतृप्त विलयन। हेडिंग डालो आप, संतृप्त विलयन। तीसरी हेडिंग क्या चीज डालनी है? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। और संतृप्त शब्द का इसमें जो मतलब होता है वो होता है संतुष्टि से। संतृप्त का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना। संतुष्ट होना। देखो, अब विलयनों के ऊपर ये बात कैसे लागू होती है? आप लोगों को भूख लगती है, आपने खाना खाया। जब आप खाना खा के फ्री हो गए तो एक एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप और ज्यादा नहीं खा सकते। तो क्या होता है? आप लोग क्या बोलते हो कि अब मैं संतुष्ट हो गया। क्या हो गया? अब मैं संतुष्ट हो गया। मतलब जितना खाना हम खा सकते थे हमने पूरा खा लिया। अरे भाई, जितना हम खा सकते थे पूरा खा लिया, तो आप क्या बोलोगे कि संतुष्ट हो गए या नहीं हुए? बताओ। आप यही बोलोगे कि हम संतुष्ट हो गए। तो सेम इन विलयनों के साथ यही केस होता है। इन विलयनों को आप ऐसे समझो कि आपने कोई एक गिलास ले लिया। यहाँ देखो, आपने एक गिलास लिया और इस गिलास की क्षमता है कि ये गिलास क्या है? 1 लीटर पानी में क्या चीज होगी? ये 1 लीटर पानी में 1 किलो नमक घोल सकता है। इसकी क्षमता क्या है? कि ये 1 लीटर पानी में 1 किलो नमक घोल सकता है। आपने इस गिलास में क्या किया कि 1 लीटर पानी भर दिया और उस 1 लीटर पानी में आपने 1 किलोग्राम नमक घोल दिया। 1 लीटर जल प्लस 1 किलोग्राम जो है नमक। आपने क्या किया?
1 लीटर पानी लिया और इस 1 लीटर पानी में आपने 1 किलोग्राम नमक घोल दिया। इस गिलास में जो 1 लीटर पानी है, उस पानी की क्षमता है कि वो 1 किलो नमक अपने अंदर घोल सकता है। इस 1 गिलास पानी की क्षमता क्या है, या 1 लीटर पानी की क्षमता क्या है कि वो 1 किलो नमक अपने अंदर घोल सकता है। अब हम इसमें नमक डालते गए, भाई यहाँ से हम नमक डालते गए, क्या चीज़ डालते गए हम, यहाँ से हम नमक डालते गए और गिलास में जो है नमक हम घोलते गए। अब आपने पूरा 1 किलो नमक इसके अंदर घोल दिया। क्या केस आया कि अब थोड़ी-थोड़ी मात्रा में नमक डालते गए और आपने पूरा 1 किलो नमक इसके अंदर घोल दिया। अब जब 1 किलो नमक इसके अंदर घुल गया, इस 1 लीटर पानी की क्षमता थी कि ये 1 किलो नमक को घोल लेगा। अब आप जैसे ही इसमें और नमक डालोगे तो फिर वो नमक नहीं घुलेगा, नमक घुलना बंद कर देगा और जब नमक घुलना बंद कर देगा, तो वो क्या होगा, पानी जो है संतुष्ट या संतृप्त अवस्था में आ जाएगा। वो विलयन क्या होगा, संतृप्त अवस्था में आ जाएगा। मतलब कहने का है कि कोई ऐसा विलयन जो किसी निश्चित मात्रा तक विलेय पदार्थ को अपने अंदर घोल सकता है। क्या कर सकता है, एक ऐसा विलयन या किसी विलायक पदार्थ की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा घोली जा सके, वो कहलाता है हमारा संतृप्त विलयन। परिभाषा क्या लिखेंगे, तो परिभाषा में लिखो आप ऐसे विलयन या ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, जिसमें विलेय पदार्थ को एक निश्चित मात्रा में घोला जा सके, निश्चित मात्रा में घोला जा सके, निश्चित मात्रा में घोला जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। निश्चित मात्रा में घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या चीज होती है कि एक ऐसा विलयन होगा जिसमें हम विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा घोल दें, वो हो जाएगा हमारा संतृप्त विलयन। आया समझ में, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अगले विलयन के ऊपर चलते हैं, जो कि होता है असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन हो गया, असंतृप्त विलयन। चौथा पॉइंट डालो या चौथी हेडिंग डालो, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। देखो, जब भी आ किसी वर्ड के आगे लगा हो, जब भी आ शब्द किसी शब्द के आगे लगा हो, तो वहां पे आ का मतलब होता है नहीं और संतृप्त मतलब होता है संतुष्ट। मतलब ऐसा विलयन जो कभी संतुष्ट ना हो। क्या हो, एक ऐसा विलयन हो जो कभी भी संतुष्ट ना हो, तो वो विलयन हमारा कहलाता है असंतृप्त विलयन। जैसे आपने फिर से वही 1 गिलास पानी ले लिया और उस 1 गिलास पानी में आपने क्या किया कि आप नींबू के रस को डालते गए। आपने जो 1 गिलास में 1 लीटर पानी लिया है, उस पानी में आपने नींबू के रस को डाला। तो क्या आप ये बता सकते हो कि 1 गिलास पानी में कितना नींबू का रस हम घोल सकते हैं, या 1 लीटर पानी में हम कितना नींबू का रस घोल सकते हैं, बताओ। इसकी कोई निश्चित मात्रा है, हो सकता है आप 50 घोल दो, 100 घोल दो, वो हमेशा घुलते जाएंगे। क्या चीज होगी कि ये तो हो गया जल, और इस जल में हमने डाल दिया नींबू का रस, नींबू का रस। जब हम पानी के साथ नींबू के रस को घोलते हैं तो वो हमेशा घुलता जाता है। आप घर में करके देख लेना, 1 गिलास आप पानी लेना और उस 1 गिलास पानी में जितनी आपको नींबू डालनी है, जितना नींबू का रस आप उसमें निचोड़ोगे, वो पूरा उसके अंदर घुलता जाएगा। आपको टेस्ट से कोई मतलब नहीं कि टेस्ट क्या होता है, आपको केवल घुलने से मतलब है कि 1 गिलास पानी हम कितने नींबू के रस घोलें। जितने भी आप घोल सको उसमें घोल सकती हो। तो ये विलयन जो होते हैं, ये होते हैं असंतृप्त, मतलब जो कभी भी संतुष्ट ना हो। ऐसे विलयन जो कभी संतुष्ट ही ना हो, वो कहलाते हैं हमारे असंतृप्त विलयन। परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा में लिखो आप ऐसे विलयन जो ऐसे विलयन जो अनिश्चित मात्रा में अनिश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ घोल सकता है, अनिश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ को घोल सकता है। या ऐसे विलयन जिसमें
आप ऐसा लिखो, ऐसे विलयन जिसमें अनिश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ घुले हों। ऐसे विलयन जिसमें अनिश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ घुले हों। जिसमें अनिश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ घुले हों। विलेय पदार्थ घुले हो या घोले जा सके। अनिश्चित मात्रा में क्या किया जा सके? विलेय पदार्थों को घोला जा सके। विलेय पदार्थों को घोला जा सके तो वो विलयन कहलाता है हमारा असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन हो गया? असंतृप्त विलयन। एक ऐसा विलयन जिसमें हम कितनी भी मात्रा में विलेय पदार्थ को डालते जाएं वो कभी घुलना बंद ना करे, तो वो होता है हमारा असंतृप्त विलयन। और इसका जो लास्ट प्रकार पढ़ेंगे हम, उसमें आप हेडिंग डालो बढ़िया, अति संतृप्त विलयन। क्या डालना है हमें? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन आपको नाम देख के कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे अति का मतलब होता है अधिक। अति का मतलब क्या होता है? अत्यधिक, जिसे बोलते अधिक। और संतृप्त मतलब वही चीज फिर से संतुष्ट। संतृप्त मतलब क्या चीज होती है? संतुष्ट। अब आपके ऐसे विलयन होंगे जिसमें आपने पहले तो उसका एक कंडीशन बनाई थी कि वो संतृप्त अवस्था में थे, आपने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया और थोड़ा सा परिवर्तन करते ही उसमें और अधिक विलेय पदार्थ खुलने लगे, तो वो क्या होता है? वो होता है अति संतृप्त विलयन। मतलब ऐसा कि आपने पूरा भरपेट भोजन किया और थोड़ी देर टहलने के बाद आपने दोबारा से 2-4 रोटी खा ली। आपने बढ़िया भोजन किया भरपेट, आप थोड़ा 5-10 मिनट घूमे और उसके बाद आपने 2-4 रोटी और खा ली, तो ये हो गया अति होना। क्या हो गया? ये अति मतलब और ज्यादा कर लिया। आप पहले संतुष्ट हो गए थे, उसके बाद आपने 2-4 रोटी और खाई, मतलब अधिक खा लिया आपने, तो ये विलयन होते हैं हमारे अति संतृप्त। ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। मतलब ऐसे विलयन जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन की अपेक्षा और अधिक विलेय पदार्थ घोल सके। अधिक विलेय पदार्थों को क्या कर सके? घोल सके। और अधिक विलेय पदार्थ घोल सके, तो वो विलयन कहलाते हैं हमारे अति संतृप्त विलयन। मतलब कोई ऐसे विलयन जो पहले तो संतृप्त अवस्था में थे, संतुष्ट अवस्था में थे, आपने उसके ताप में परिवर्तन किया, तो वो क्या हो गया? जो संतुष्ट अवस्था में विलयन थे, उन विलयनों में आपने थोड़ा और विलेय पदार्थ घोल दिया, तो वो विलयन कहलाते हैं हमारे अति संतृप्त विलयन। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आया होगा। एक बार पूरा फिर से आप देख लो। हमने शुरू किया था विलयनों के वर्गीकरण से। विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, ये इसके पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे। यहाँ पे हमने बात किया था विलयन का वर्गीकरण। तो विलयन को हमने 3 प्रकार से बांटा था। एक तो अवयव के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। अवयव के आधार पर हमने विलयन के 3 प्रकार देखे, भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलयन के 9 प्रकार देखे और सांद्रता के आधार पर हमने विलयन के कितने प्रकार देखे? तो सांद्रता के आधार पर हमने विलयन के 5 प्रकार देखे। यदि आपको ये समझ में आया हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपना प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।